Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो जैसा कि आपको पता है, हम अपने आज की सेशन में कवर करने वाले हैं मेंसुरेशन के सारे क्वेश्चंस जो आपके आ चुके हैं एसएससी सीजीएल 2019 में। और ये पेपर आपका भी रिसेंटली कंडक्ट हुआ है 3 मार्च से लेके 9 मार्च तक 2020। ठीक है, तो ये आपके लिए भी मोस्ट रेलेवेंट कंटेंट होगा क्योंकि आपका जो CHSL का एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें हमने देखा कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी CGL के रिपीट हो रहे हैं, यहाँ तक कि जीके के क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं CHSL में। तो ये हमारे लिए अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा। ठीक है, इससे पहले मैं आपको ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चंस करा चुका हूँ और शिफ्ट के अलग से करवा चुका हूँ ये मैं। और यहाँ तक कि आपके लिए सारे शिफ्ट वाइज 18 सेट्स हुए थे, शिफ्ट वाइज सारे सेट्स मैं आपको डिस्कस करा चुका हूँ मैथ्स के। और इसके अलावा आपको रीजनिंग के सेट्स भी हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, सारे डिस्कस किए जा चुके हैं 18 सेट्स के। टोटल आपका ये बेसिकली 18 सेट में पेपर कंडक्ट हुआ था। ये सारे के सारे 18 सेट आपको हर सेक्शन के कवर करवाए जा चुके हैं, तो आप जाके उन्हें ज़रूर देख लेना, उनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड हम शुरू करेंगे आज का लेक्चर फिर फटाफट। एंड अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, सो दैट हम और भी जो अच्छे सीरीज़ लेके आ रहे हैं वो आपको मिल सकें। एंड कोर्स का अनाउंसमेंट भी आप देख लेना आज जो होगा। एंड इसके अलावा आपका स्टैटिक जीके के लिए भी अलग से चल रहे हैं, ट्रिक्स की क्लास अलग से चल रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप जाके हमारे चैनल में चेकआउट कर लेना। खैर, अभी मैं आपको लेक्चर शुरू करता हूँ, देखना यहाँ पे बात को समझना। एक तो पहली बात, मैं आपको हमेशा लेक्चर में बताता हूँ कि जिन बच्चों की स्पीड अच्छी है, जिन बच्चों को बेसिक वगैरह क्लियर है, सारी चीज़ें समझ में आती हैं, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्वेश्चन को पॉज करेंगे, उसके बाद में उसका सॉल्व खुद से करेंगे, फिर देखेंगे अप्रोच मेरी ठीक थी या नहीं थी। इसके बाद में आप देखोगे कि आपने जिस तरीके से सॉल्व किया, मैं क्या अप्रोच दे रहा हूँ, उस वो अप्रोच आपकी बन सकती थी या नहीं बन सकती थी। और कैलकुलेशन तो आपको सारी ही खुद से करनी है। कैलकुलेशन कोई भी बच्चा हो, फ़र्क नहीं पड़ता, आपको कैलकुलेशन सारी खुद से ही करनी है। मैं आपको समझा भले दूँ, लेकिन आपको पॉज करना है, कैलकुलेशन खुद से करनी है। दूसरी बात कि अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप क्या कर सकते हो, 1.2x या फिर आपका 1.5x, जितनी भी स्पीड आपको अंडरस्टैंडेबल हो उस स्पीड में अपना लगा लेना लेक्चर को। और जिन बच्चों को धीमे धीमे समझ में आता है तो वो बच्चे क्या करेंगे, अपना नॉर्मल स्पीड में लगा के मेरे वर्ड्स को बिल्कुल ध्यान से सुनते जाएंगे A to Z, और उनको फिर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको पता ही है मेरे बताने का मेथड, कि मैं आपको जो शॉर्ट से शॉर्ट मेथड पॉसिबल होता है वो समझाता हूँ, और जो आपका नॉर्मल मेथड होता है बेसिक, वो भी समझा देता हूँ। क्योंकि क्या है, आपको ना कॉन्सेप्ट तो पता होना ही चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं है, आप रट लोगे मेथड को, तो कोई मतलब बैठेगा नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। खैर, फटाफट से अब हम लेक्चर को शुरू करते हैं। देखो हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर गार्डन इज़ 42 मीटर, द डिस्टेंस इन मीटर्स कवर्ड बाई रनिंग 8 राउंड्स अराउंड इट इज़। अच्छा जी, हमको डिस्टेंस निकालना है। अब लेट से हमारा ये गार्डन है सर्कुलर। ठीक है, अब क्या हुआ, अगर लेट से मैं यहाँ से दौड़ना शुरू किया और मैंने इस गार्डन के 8 राउंड्स लगा लिए ऐसे दौड़ दौड़ के। ठीक है, रनिंग कर करके मैंने इसके 8 राउंड्स लगा लिए। अब हुआ क्या, हर राउंड में मैं हर एक राउंड में इसकी कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ इस सर्कल की, तो इस सर्कल को मैं पूरा एक बार में एक राउंड में कवर कर लेता हूँ। इसका मतलब हुआ, मैं एक बार में इसकी सरकमफ्रेंस को पूरा कवर कर रहा हूँ, तो एक बार में 2πr कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिर मैं 8 राउंड्स में कितनी कवर कर लूँगा, मतलब 8 टाइम्स ऑफ सरकमफ्रेंस। क्लियर है, तो कितनी डिस्टेंस कवर कर ली भाई, 8 इंटू में 2 इंटू में 22/7। और आपकी रेडियस कितनी है भाई, रेडियस है अपनी 42 मीटर। क्लियर है, हमें डिस्टेंस भी मीटर ही में निकालनी, ये हो जाएगी आपकी डिस्टेंस। तो अब देखो 7 से जाएगा ये 6 टाइम्स, ये हो जाएगा आपका 8 2 जा 16, 16 6 जा 96, तो 22 इंटू 96 हो जाएगा कितना। तो देखो भाई, अब ये है ऐसा, तो 22 6 जा कितना 132, तो आपकी यहाँ पे आ जाएगी, और 13 कैरी, 22 9 जा आपका कितना हो जाएगा 189, 198, राइट। 198 प्लस 13 करोगे, 198 प्लस 13 कितना हो जाएगा, ये आपका 211। तो आपकी जो डिस्टेंस कवर हो गई वो निकल के आ गई है 2112 मीटर। ठीक है, कितनी आ गई, 2112 मीटर आ गई। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलो हाँ। अब जब भी मैं पूछता हूँ हाँ या ना, तो आपको जहाँ भी बैठे हो हाँ या ना में रिप्लाई देना है। और अगर समझ में नहीं आया तो वो आपको कमेंट करके बता देना कि सर ये बात समझ नहीं आई मुझे। ठीक है, तो चलो भाई, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने फटाफट से। नेक्स्ट, the length of the rectangle is increased by 40% and breadth is decreased by 20%, then we then the area of the rectangle increases by x%, then the value of x is। अब ये क्वेश्चन बेसिकली है तो परसेंटेज का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की बात भी हो रही है। लेकिन अब हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं, आ ही गया है तो देखो भाई,
तो अब देखो ऐसे केस में हम करते क्या है हमेशा कि हमें क्या बोला है, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ को तो इंक्रीज़ किया गया 40%, ब्रेथ को डिक्रीज़ किया गया 20% से। तो वो पूछ रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो, अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेट से x% इंक्रीज़ हुआ है तो वैल्यू ऑफ x क्या होगी। ठीक है, तो बात को समझना, कभी भी एरिया क्या होता है आपका, लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लिकेशन होता है कि नहीं होता है। एरिया आपका, एरिया में आपका क्या आ रहा है, लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। और कभी भी आपका एक क्वांटिटी दी हो सामने और उसके सामने की जो क्वांटिटी हो वो आपकी दो दो जो वैल्यूज़ है ना उनका मल्टीप्लाई निकल के आ रही हो, तो अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ में कुछ भी चेंज करूँगा वो इस वाली वैल्यू पर कैसे उसका चेंज निकलेगा, तो सक्सेसिव मैनर में निकलेगा। कैसे निकलेगा बच्चों, ये बात याद रखना, कॉन्सेप्ट ये है। कई बार आपको रटा दी जाती हैं चीज़ें कि ऐसे कर लो, लेकिन आपको बस ये याद रखना है कि कभी भी आपकी जैसे ये दो चीज़ है, लेंथ है और ब्रेथ है, दोनों में जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तभी आपका ए निकल के आ रहा है। तो अगर मैं ऐसे ही आपका कोई भी फॉर्मूला निकल के आता है जिसमें आपका लेंथ और ब्रेथ यानी दो क्वांटिटी जिस पर ए डिपेंड कर रहा है, यानी ये वाली जो क्वांटिटी है वो डिपेंड कर रही है उन दोनों क्वांटिटी में, अगर आपका कुछ भी ऊपर नीचे किया जाएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया जाएगा, तो क्या होगा, वो क्वांटिटी कितने से चेंज होगी, तो इन दोनों के जो भी आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ है वो उसके सक्सेसिव मैनर में चेंज होगी। अब देखो सक्सेसिव मैनर में चेंज होने का मतलब क्या होता है, लेट से यहाँ पर मेरा लेंथ क्या है, इंक्रीज़ हुई है, इंक्रीज़ का मतलब प्लस का साइन लो, 40% इंक्रीज़ हुई है तो प्लस का 40। इसके बाद में ब्रेथ क्या है, डिक्रीज़ हुई है 20%, तो माइनस का, डिक्रीज़ है तो माइनस का, ठीक है, और ये 20%। फिर क्या होगा, यहाँ पर होता है माइनस है प्लस है, तो इसमें क्या आपका जो है डोमिनेंट होगा, माइनस डोमिनेंट होगा, तो ये माइनस का, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है। इसके बाद में 40 इंटू में 20 और अपॉन में 100। तो ये जो है आपका जो सक्सेसिव निकल के आएगा, ये निकल के आएगा जो आपका एरिया है ना, ये एरिया, इस एरिया के ऊपर जितना भी आपका फ़र्क पड़ रहा होगा, जो भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, वो यहाँ निकल कर आ जाएगा। अब देखो कैसे, ये प्लस का 20 माइनस का 20, ये प्लस का 40 माइनस का 20 तो प्लस का 20, ठीक है। फिर ये माइनस का कितना, 100 से ये ज़ीरो से ये ज़ीरो, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो, 20 माइनस का 8, यानी कि कितना निकल के आ गया, प्लस का 12 निकल के आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो प्लस का इसका मतलब क्या है, हमें पता है इंक्रीमेंट होता है, तो ये क्या हो गया, 12 ये परसेंट में था, तो 12% क्या है एरिया में इंक्रीमेंट निकल के आ रहा है। तो हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो आपको बात समझ में आई कि नहीं आई। अब आपको ये कॉन्सेप्ट कहीं भी लगाना पड़ जाए, अगर आपको 2 बार दिया है तो आप एक बार पूरा सक्सेसिव लगा दो दोनों में। अगर आपका यहाँ पर एच भी आ जाता ना, एच, अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम की बात कर लेता, तो यहाँ पर क्या हो जाता, क्यूबॉइड के वॉल्यूम में एल बी एच आ जाता, और वहाँ पे हम इन जो तीन चीज़ें, तीन क्वांटिटी आ रही है ना, इन तीनों का सक्सेसिव हमें निकालना पड़ता। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। बस इस बात को याद रखो कि कभी भी आपका मल्टीप्लिकेशन होकर कुछ वैल्यू दे रही हैं तो हमें उसमें जो भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा वो सक्सेसिव मैनर में निकलेगा इन तीनों का, जिनके ऊपर वो डिपेंड कर रही है। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर, सारी बात समझ में आ गई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट से। क्वेश्चन क्या है अपने पास में, इफ़ द बेस रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो 3:4, ठीक है, मतलब कि जो आपकी बेस सर्कल की रेडियस है, बेस रेडियस है सिलेंडर्स की, वो है आपकी 3:4, ठीक है। हाइट क्या है आपका 4:9 है। देन पूछ रहा है रेशियो ऑफ द वॉल्यूम क्या होगा। सबसे पहले ये बताओ, अगर मैं V1 मान लेता हूँ फर्स्ट वाले का, V2 मान लेता हूँ सेकंड वाले का वॉल्यूम सिलेंडर का, इनका फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम्स का, तो पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि अगर मैं V1 की बात करूँ तो पाई R1 स्क्वायर H1, और V2 की बात करूँ तो पाई R2 स्क्वायर H2, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब देखो यहाँ से पाई तो पाई से कैंसिल हो गया, R1/R2 का होल स्क्वायर है, मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ वॉल्यूम अपॉन V1/V2 इक्वल टू R1/R2 का होल स्क्वायर इंटू में H1 अपॉन का H2। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे, ये भी 2 लिखा हुआ है। अब देखो R1/R2 मुझे पता है 3:4 है, इसका मतलब ये कितना हो गया, 3:4 का होल स्क्वायर, यानी कि 9/16 हो गया कि नहीं हो गया, इंटू में H1/H2 यानी 4/9, तो इंटू में 4/9 हो गया। 9 से 9 कैंसिल, 4 से कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, कितना आ गया ये 1:4 आ गया। तो फटाफट से हमने देख लिया कि भैया यहाँ पे क्या आएगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, 1:4। अब जल्दी जल्दी में आप ये मत कर देना कि 4:1 लगा के आ जाओ, नहीं तो आपका 2.5 मार्क्स चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है आपको, ये सिली मिस्टेक्स कहलाती हैं, इनको नहीं करना है। आपको अपना फटाफट से देखना है किस तरीके से आंसर आएगा, और अपने ना कैलकुलेशन में थोड़ा श्योर रहा करो। कुछ बच्चे अपनी कैलकुलेशन सोचते हैं कि नहीं ये 1/4 आया, 4/1 आया, फिर उसे अगेन चेक करेंगे। तो आपको फर्स्ट टाइम में बिल्कुल श्योरिटी के साथ करना है। ये आपको श्योरिटी कैसे आएगी, ये आपको जो कॉन्फिडेंस है ना वो मिलेगा आपकी बार बार प्रैक्टिस से। जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन करोगे उससे उससे आपको ये जो है ये आपको श्योरिटी आएगी या फिर कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए फटाफट से। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में।
अ रेस ट्रैक इन द शेप ऑफ अ रिंग, ठीक है, एक रेस ट्रैक है, रिंग के शेप में है ये, लेट्स से अपना ये ऐसा एक रेस ट्रैक है, ये हो गया, ठीक है, ये रिंग के शेप में है आपका, ये अंदर जो है ये ट्रैक है, ठीक है बात। अब देखो क्या बात हो रही है, हुज इनर एंड आउटर सर्कमफ्रेंसेस आर 440 एंड 506, मतलब अंदर वाली हमें सर्कमफ्रेंस दे रखी है, बात को समझना है यहाँ पर। अगर मैं बोलूँ अंदर वाली रेडियस मेरी R1 है और बाहर वाली रेडियस क्या है मेरी R2 है, क्लियर है, बाहर वाली मेरी रेडियस R2 है, तो अब क्या होगा कि R2 में से आप R1 को जब माइनस करोगे ना, इसका जो आप एरिया होगा वो R2 वाले सर्कल का स्क्वायर का सर्कल का एरिया निकाल के आप छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस करोगे, तब आपको ये ट्रैक का एरिया मिलेगा। लेकिन हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, सर्कमफ्रेंसेस दे रखी हैं। तो अब देखना धीरे धीरे चीज़ों को हम यहाँ पर शुरू करेंगे। तो देखो हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले 2 पाई, इनर वाले की देखो कितनी है 440 है, इनर वाले की हमारी रेडियस R1, तो 2 पाई R1 इक्वल टू कितना दे रखा है हमको 440, यानी कि हमारा R1 कितना हो जाएगा, तो ये 4 से तो यहाँ पे चला जाएगा 220, और 220 अपॉन का पाई/7 या पाई बोले तो 22/7, यानी कि इंटू में 7 ये, तो ये जाएगा 10 टाइम्स और ये हो जाएगा 70। तो R1 इक्वल टू यहाँ पर मेरा आ गया 70 सेंटीमीटर, या फिर वाट मीटर में है आपका तो मीटर, ठीक है। तो R1 कितना आ गया 70 मीटर आ गया। ऐसे ही आप क्या करोगे, R2 निकाल लोगे, तो R2 मैं डायरेक्ट निकाल के बताता हूँ, R2 कितना आ जाएगा, इसकी सर्कम वही 506 है, 506 अपॉन का 2 इंटू 22, और अपॉन में 7 है तो इंटू में 7 पहुँच जाएगा, क्लियर है। अब देखो 22 से ये कैसे जाएगा, 11 से जाएगा, ये 11 टू ज़ा, और 11 से कितने टाइम जाएगा ये आपका 11 4 जा, और 11 6 जा 66, ठीक है। अब ये 2 से कितने टाइम चला जाएगा, 23 टाइम चला जाएगा, और 23 इंटू 7 कितना हो जाएगा ये, 23 इंटू 7 आपका निकल के आ जाएगा 1, और आपका कितना ये 161, राइट, तो 161 अपॉन 2, ठीक है। R2 आपकी निकल के आ गई 161 अपॉन 2 मीटर में। R1 और R2 निकाल ली, अब मैं ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ, अपने को R1 और R2 से मतलब है, ठीक है। अब देखो, अब मेरी R1 मैं लिख देता हूँ साइड में, R1 आ गई थी 70 मीटर में है, याद रखेंगे। R2 आपकी आ गई थी 161/2, क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, ये कॉस्ट ऑफ लेवलिंग हमें दे रखा है ₹6 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि मुझे एरिया चाहिए ट्रैक का, तो ट्रैक का एरिया कितना हो जाएगा अपना पाई R। अब देखो समझना बात को, मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, पाई R2 बड़े वाले सर्कल की थी ना रेडियस, तो पाई R2 स्क्वायर माइनस का पाई R1 स्क्वायर, ठीक है। अब इसे देखो मैंने क्या लिखा पाई, अब इसे ना हमें पूरा सॉल्व नहीं करना। अब देखो रेडियस R1 तो इतनी बड़ी है, R2 भी इतनी बड़ी है, इनका स्क्वायर करके माइनस करोगे तो आपका हो गया काम, ठीक है। अब इसे ऐसे करना है, पाई R1 प्लस R2 इंटू में आपका हो जाएगा R2 माइनस R1, ठीक है। अब देखो इसे हम और इजी कैसे कर सकते हैं, कि मैं इसे क्या लिख दूँ, पाई को तो पाई की वैल्यू डाल दो 22 बने। अब मैं R1 को 70 की प्लेस पर 140/2 ले लूँ, तो दोनों में क्या होगा, अपॉन में 2 आ जाएगा, तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, हाँ कि नहीं। इसका मतलब ये यहाँ पर आ गया 140/2 प्लस में ये आ गया आपका 161/2, हाँ कि नहीं, बोलो हाँ, ठीक है। और फिर इनटू में कितना हो जाएगा 161/2 और माइनस का 140/2, क्लियर है, समझ में आ रहा है। इससे आपकी कैलकुलेशन काफ़ी हद तक इजी हो गई है। अब देखो क्या करना है, बस सीधा 22/7 इंटू में 140 प्लस 161, 140 प्लस 161 कितना हो जाएगा ये 301, और अपॉन में 2, फिर आपका इंटू में कितना है 161 से 40 जाएगा तो 21 अपॉन में 2, क्लियर है। अब देखो हमें कॉस्ट ऑफ लेवलिंग निकालनी थी ना, अब 1 मीटर स्क्वायर की लेवलिंग करने का हमें ₹6 लगता है, तो इतने मीटर स्क्वायर को लेवल करने का इंटू 6 लगेगा इसके पूरी वैल्यू में, है ना। तो मैंने यहाँ भी 6 का इंटू कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, 7 से जाएगा कितने टाइम, 7 4 जा और 7 3 जा 21, ठीक है, 43 टाइम्स चला गया। एक बार कलर चेंज करके दिखाता हूँ, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। 43 टाइम्स चला गया। अब देखो 2 से चला गया कितना 11 टाइम्स, फिर ये 2 से चला गया 3 टाइम्स, तो अपने पास कितना बचा 11 इंटू 43 इंटू में 21 इंटू में 3। तो अब देखो ऐसे मैं क्या लिख दूंगा, 11 इंटू में 43 और ये आपका 21 इंटू 3 हो जाएगा 63, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 43 इंटू में 63। अब ये कैलकुलेशन आपको खुद से ही करनी है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ये आपका 63 इंटू 43 करोगे ना, तो ये कितना हो जाएगा पता है, 3 3 ज़ा 9, और 9 तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो देखो यहाँ पर 11 आपका 11 इंटू 9 7 2, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 11 इंटू 2709। अब इसे आप खुद से सॉल्व करोगे फिर बताओगे, वैसे बड़ा इजी सा है। देखो ये कितना हो जाएगा, इसमें आपका 9 तो यहाँ आ जाएगा। देखो इसमें कहाँ लिख दूँ मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। 9 तो ये आ जाएगा आपका, और फिर एक 9 आ जाएगा, फिर ये 7 का 7, और फिर 9 ये हो जाएगा, और बचा 2 का 2। तो 29799 आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब ये कैलकुलेशंस, ये क्वेश्चन ना आपको खुद से करना है, इसे आप पूरा खुद से करोगे। इसका आप यहीं पे पॉज करो, क्वेश्चन को पढ़ो और खुद से सारी कैलकुलेशन करो, सॉल्व करो, ठीक है। तभी आपको कोई फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है ऐसे करने का क्वेश्चन को। आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं फटाफट से। अगर चीज़ें समझ में आती हैं तो ठीक है, क्योंकि क्या होता है आपके लाइक शेयर वगैरह इन्हीं सारी चीज़ों से मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा लेक्चर, ठीक है। चलो भाई अब देखो भाई क्या है हमारे पास में ये क्वेश्चन कि ट्राइंगल ए बी सी इज़ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब लेट से हमारा ये ट्राइंगल ए बी सी, ये हमारा क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, ठीक है। ये ए डी एक इसमें क्या है, परपेंडिकुलर भी है, तो ये ए बी सी, और ये ए डी क्या है, परपेंडिकुलर है, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। वेयर डी लाइज ऑन बी सी, ओके, ए डी इक्वल टू 4√3, यानी कि मेरे ए डी की वैल्यू मुझे दे रखी है 4√3, 4√3। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर मैं आपसे बोलूँ, अब क्या है, व्हाट इज़ द पैरामीटर निकालना है। मैं यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं आपसे बोलूँ, कलर चेंज करके दिखाता हूँ। देखो अगर मैं आपसे बोलूँ इस पूरे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो इसकी जो तीनों साइड्स है ना, उनकी वैल्यू ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ठीक है। तो इसका जो हाइट होगी ना, उसकी वैल्यू क्या होती है, ये आप मुझे बताओ फटाफट से। देखो तो कभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की जिसकी साइड्स ए हों उसकी हाइट होती है √3/2a। ईजी सही है, अगर नहीं आता है तो इसे याद कर लेंगे, क्योंकि आपको बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट निकल के आता है। ये मैं अब बता देता हूँ, देखो आपको बता ही देता हूँ, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे सर ये कहाँ से प्रकट हो गया, है ना। अब देखो ये लेट से अगर मैं कहूँ इसे आपकी हाइट है, ये एच है, ठीक है। और अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका, एच की वैल्यू हो जाएगी। अब देखो कभी भी याद रखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो आपका परपेंडिकुलर होता है वो आपकी दोनों को इक्वल पार्ट में, जहाँ जिस साइड पे जाके मिलेगा वो पॉइंट आपकी उस साइड को दो इक्वल कि में डिवाइड कर देता है। यानी ये जो बी डी है ना, ये a/2 हो जाएगा, बी डी की वैल्यू a/2 हो जाएगी, और ये ए बी ए है और ए डी एच है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब जो एच होगा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग वो हो जाएगा अंडर रूट का a² माइनस का a²/4। बात समझ में आ रही है अब कैसे आ रहा है, देखो तो एच कितना हो जाएगा अपना, ये 4a² माइनस a² अंडर रूट का, यानी कि 3a²/4, यानी कि ये कितना निकल के आ जाएगा a√3/2, ठीक है। तो एच यहाँ से हमें पता चल गया कितना होता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3a/2, और इसका एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ये तो सबको पता ही होगा ना, √3/4a²। वो भी यहीं से निकल के आता है, बट उसका रिजल्ट अभी ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। सारी चीज़ें प्रूफ नहीं करते हैं अभी, ये सब देखेंगे कभी थ्योरी के सेक्शन में। ये मैंने आपको समझा दी, क्योंकि कई बच्चों को ये चीज़ याद नहीं होती है। तो आपको याद नहीं करना है ना, ये बात समझो। बच्चे क्या करते हैं, ज्योमेट्री को याद करने की कोशिश करते हैं, मेंसुरेशन को याद करने की कोशिश करेंगे, तो भैया याद नहीं होगी। समझने की कोशिश करो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन को, ठीक है। कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट में बताना, ठीक। चलो ये हटा रहा हूँ। अब मुझे यहाँ से ये पता चल गया कि एच कितनी होती है, √3/2a होती है, क्लियर है। तो देखो यहाँ से मेरी एच हो गई। अब देखो इसका मतलब कि जो 4√3 है ये इक्वल टू हो जाएगा अपना कितना, तो 3√3 इंटू में a/2, ठीक है। √3 से √3 कैंसिल, और 2 जाके यहाँ पे जाएगा, तो a कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। अब क्या पूछा है, पैरामीटर पूछा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का पैरामीटर क्या होता है, 3 है, यानी कि 3 × 8 पैरामीटर हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 3 × 8 जा, हाँ भाई 24। तो अपना ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करेंगे फटाफट से। देखो अब क्या है अपने पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन था कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फेयर। तो भैया बताओ जरा, कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमीस्फेयर क्या होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर होता है आपका 2πr², कुछ नहीं है, बस फॉर्मूले में आपको वैल्यूज डालनी है। तो देखो 2 इंटू में 22/7 इंटू में r² मतलब रेडियस इंटू में रेडियस का स्क्वायर, तो 7 इंटू में 7, 7 से 7 कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा 44 इंटू 7। तो देखो भाई 44 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 7 4 जा 28, 28 टू 28, देन अगेन 7 4 जा 28, 2 कैरी तो 30। तो 308 क्या है आपका, अब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। हाँ कि नहीं, ईजी सही था। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलो। और इस पूरे आपके वीडियो में जितनी भी कैलकुलेशन आएंगी वो क्या करनी है, खुद से करनी है, पॉज करके करनी है, समझ गए। नहीं समझो तो समझ लो अभी, ठीक है।
क्योंकि आपको क्या करना है, एग्ज़ाम पास करना है तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। ऐसे काम नहीं चलेगा कि आप यहाँ पे आके भागवती सुन लो और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं करना है, समझो बात को। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। अब देखो भाई, समझते हैं यहाँ पर हमें क्या गिवन है। तो देखो, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ बेस ऑफ अ कॉनिकल टेंट इज 66 मीटर। इफ़ द हाइट ऑफ द टेंट इज 36 मीटर, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड इन मेकिंग द टेंट। अच्छा, सबसे पहली बात कि हमारे पास में एक कोनिकल टेंट है, तो सबसे पहले एक कोन बना लो आप। लेट से आपका ये है टेंट, कोन की शेप में है तो कोनिकल टेंट हो गया। ठीक है, ऐसा टेंट आपका बना हुआ है। और जो इसका बेस रहा होगा वो ऐसा एक सर्कल होता है, आपको पता ही होगा कोन का जो बेस होता है ना वो क्या होता है, एक सर्कल होता है। ठीक है, तो ऐसा इसका जो होगा बेस होगा, और आपका ये लगा हुआ है आराम से टेंट। ठीक है, ये हो गया आपका टेंट। अब समझना, अब क्या बोला है कि इस टेंट की जो सरकमफ्रेंस है ना, इस टेंट के बेस की, तो ये जो सर्कल है इसकी सरकमफ्रेंस दे रखी है हमें 66 मीटर। अब ये तो हो जाएगी इस टेंट की हाइट। ठीक है, ये हो गई इस टेंट की हाइट और ये हो गई इस टेंट की रेडियस। ठीक है, इस टेंट का जो बेस है उसकी वो रेडियस हो जाएगी हमारी यार। क्लियर है? तो ये हो गया हमारी हाइट और ये हो गई रेडियस, और ये जो एल होती है ना इसकी स्लैंट हाइट इस कोन की, तो ये हो जाएगी इस स्टैंड की स्लैंट हाइट। ठीक है, अब क्या है, हाइट हमें दे रखी है, यानी कि जो ये है ये हमारा 36 है, ये हाइट जो है 36 है। ठीक है, 36 है। वेट अ सेकेंड, थोड़ा सा क्लियरली लिख देता हूँ, 36। ठीक है, अब क्या बात हो रही है, अब हम सबसे पहले निकाल लेते हैं कि भाई इसकी रेडियस कितनी है, तो दूसरे कलर का यूज़ करेंगे। देखो, इसका मतलब क्या है, हमारे पास में अगर सरकमफ्रेंस है तो 2 पाई आर की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, 66, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका, 2 से जाएगा 33 टाइम। ठीक है, और ये हो जाएगा मतलब आर इक्वल टू 33/22 और इंटू में 7, तो ये चला जाएगा 11 3 ज़ा और 11 2 ज़ा, यानी कि 7 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा ये 21/2। रेडियस आपकी निकल के आ जाएगी 21/2 मीटर है भाई, तो 21/2 मीटर आपकी रेडियस निकल के आ गई। क्लियर है? तो ये हो जाएगा कितना, तो 21/2। ठीक है, याद रखेंगे, ये हो जाएगा 21/2। ठीक, चलो अब हम आगे की बात करते हैं। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड इन मेकिंग द टेंट। अच्छा, अब एक बात बताओ, इस टेंट को जो हमने बनाया है ना, इसमें कितना आपका कैनवास लगा है, तो कैनवास बस आपको इतना कवर करने में ही तो लगा है, अपने बेस में तो कैनवास लगाया नहीं होगा, है ना, इतनी सी बात क्लियर है। यानी कि कैनवास बस इसके कहाँ कहाँ लगा है, तो कर्व्ड सरफेस पर लगा है। तो आप ये बात हमेशा याद रखना कि कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि कैनवास कहाँ कहाँ लगा हुआ है, तो उसके लिए हमें बस कर्व्ड सरफेस चाहिए होता है कैनवास का एरिया पता करने के लिए। क्लियर है? तो कैनवास कहाँ कहाँ लगा है, कर्व्ड सरफेस एरिया में लगा है। तो सबसे पहले देखो, अब कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि सी एस ए क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है πRL। कोन होता है कितना, तो एक दूसरे कलर से लिखता हूँ, आपका πRL। ठीक है, अब ये πRL होता है इसका कोन का आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका मतलब हमें इसकी स्लैंट हाइट चाहिए कि नहीं चाहिए, तो देखो स्लैंट हाइट कैसे निकलेगी। अब ये 36 है, ये आपका 21/2 है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, पाइथागोरस थ्योरम जो है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, वो आप याद करके रखना। अब देखो कैसे काम आएगा, इसे मैंने क्या लिख दिया, 21 को 7 इंटू 3/2। ठीक है, समझना बात को, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। इसे मैंने लिख दिया 7 इंटू 3/2, और 36 को मैंने कैसे लिखा है, तो देखो भैया 36 को मैंने लिख दिया है 24 इंटू 3/2। 24 इंटू 3/2, क्योंकि मुझे पता है कि भाई 7 और 24 क्या होते हैं, ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट में यूज़ होते हैं, और इन दोनों में से 3/2 क्या है, ये अपना कॉमन निकल के आ रहा है। तो मैंने क्या किया, 3/2 को तो कॉमन लिया दोनों में से, तो देखा 24 इंटू 3/2 हो गया, ये 7 इंटू 3/2 हो गया। तो याद रखेंगे हमेशा कि जैसे 7 हो गया, 24 हो गया और 25, ये तीनों क्या होते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं। मैंने शायद हर क्लास में बोला होगा कि आप ट्रिपलेट्स को याद करके रखो, उनके यूज़ को क्या है बहुत ज़्यादा याद करके रखना है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन आपका ट्रिपलेट्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में आ रहे हैं, जहाँ आपके इसमें आ रहे हैं, ज्योमेट्री में भी आ रहे हैं, मेंसुरेशन में भी आ रहे हैं लगातार, तो ये काफ़ी यूज़फुल है। ठीक है, खैर अब देखो, ये 7 24 25 क्या होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। इसका मतलब कि अगर मैं बोलूँ तो 7 इंटू में 3/2, और आपका 24 इंटू में 3/2, और 25 इंटू में 3/2, ये भी अपने क्या होने चाहिए, देन पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होने चाहिए। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि आप कोई भी किसी भी एक कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई कर दो किसी पाइथागोरियन ट्रिपलेट में, तो जो नंबर फॉर्म होगा वो भी आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही होता है। इसका मतलब कि यहाँ से एल मुझे पता चल गया कितना है, ये 25 इंटू में 3/2 है इसका एल। 25 इंटू में कितना है भाई, 3/2। तो अपनी कहानी यहाँ तक हो गई।
ये यहाँ पर कॉर्नर में थोड़ा सा देख लेना, ये है अपना 25 इंटू में 3/2, ठीक है, एल की वैल्यू। अब समझो, हमने एल निकाल लिया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, इसका सी एस ए चाहिए। सी एस ए क्या होता है, पाई आर एल। क्लियर है बात, ठीक है। तो अब देखो, सी एस ए निकाल लेते हैं फटाफट से इसकी वैल्यू डाल के, पाई आर एल की। तो देखो इसे ना अब मैं हटा देता हूँ पूरा। ये आपको बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बस आपको यही मेन मुद्दा था कि आप इसकी एल कैसे निकालोगे। अगर बच्चे यहाँ पे अपना बस वही फॉर्मूला लगा के बैठ गए ना कि ये एच दिया है या आर दिया है, अब इसकी वैल्यू निकालो, 36 का स्क्वायर करना, फिर आप 21 का स्क्वायर करना, फिर अपॉन 4 करना, फिर माइनस करना उसको, ठीक है। तो वो हो जाएगा बहुत बड़ा, समझ में भी नहीं आएगा कि किसका स्क्वायर निकल के आ गया, किसका इसका स्क्वायर रूट होता है, समझे। इसलिए बोल रहा हूँ पाइथागोरन ट्रिपलेट्स को याद करके रखो, उनका यूज समझो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस हैं इनके, ठीक है। खैर अब आगे आओ, ये सब हटा रहा हूँ, इसे नोट कर लेना यहाँ पर पॉज करके, पॉज कर लो, नोट कर लो, ठीक है, हटा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर मुझे क्या क्या पता चल गया, तो देखो यहाँ पर मुझे क्या पता चल गया कि पाई आर एल मेरा कितना है भाई। पाई आर एल मेरे पास है, जो हमें निकालना है पाई आर एल, वो कितना हो जाएगा 22/7 इंटू में रेडियस कितनी निकल के आई थी भाई, रेडियस निकल के आई थी 21/2, हाँ कि नहीं। इसके बाद में अपना जो है एल कितना निकल के आ गया, तो 25 इंटू में 3/2। क्लियर है, 25 इंटू में 3/2। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलो हाँ। ठीक, चलो अब इसे हम सॉल्व करेंगे फटाफट से। तो देखो देखेंगे ध्यान से। अब अपने पास में पाई की वैल्यू यहाँ से अगर हम 7 से कैंसिल करना चाहें तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 से 11 टाइम, और इसके बाद में और कुछ तो है नहीं, ऊपर पॉइंट पॉइंट आ जाएगा फिर, ठीक है। तो देखो ये कितना आ जाएगा, 11 इंटू में 3 इंटू में 75। क्लियर है कि नहीं है, अपॉन में कितना है 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 33 25/2। इसे मैं सीधा यहाँ से काट देता हूँ, कितना हो जाएगा, ये 16.5 हो जाएगा, ठीक है। तो 16.5 इंटू में 75, यानी कि 16.5 इंटू में 75 करेंगे, कितना आएगा ये, तो ये आ जाएगा आपका 375 ना, तो 5 और 7 एंड 3 2 1, ठीक है। हो जाएगा 6 टाइम्स आएगा ना, 75 से जाएगा 4 देन 50, राइट। तो 75 में आएगा 1, ओके। ये आ जाएगा आपका यहाँ पर एक पॉइंट, तो 1237.5 आपका मीटर स्क्वायर में क्या निकल के आ जाएगा, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। अब ये जो भी मल्टीप्लिकेशन है ना, ये आप खुद से करना। अगर आप खुद नहीं करोगे तो कोई प्रैक्टिस नहीं होगी, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आप एग्जाम में इतना जल्दी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, बात को समझ रहे हो मेरी, ठीक है। यहाँ तक बात, सारी बातें समझ में आ गई, क्लियर हो गया सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊँ मैं फटाफट से, हाँ भाई क्लियर है ना। चलो भाई वेरी गुड, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपना फटाफट से, क्या है देखेंगे। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि आ सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर एंड हाइट 42 सेंटीमीटर इज़ फुल ऑफ वाटर। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल वेसल है, लेट्स से अपनी एक सिलेंड्रिकल वेसल है, ये ऐसे भरी हुई है, ठीक है, वाटर से। मैं ना आपको पूरा विजुलाइज़ करा के दिखाना चाहता हूँ, तो इसलिए चीज़ों को समझा करो। अब ये क्या है 30, इसकी रेडियस क्या है 30 सेंटीमीटर है, ये आपकी 30 सेंटीमीटर है, ऊपर नीचे दोनों सेम ही होगी। ये लेट से हाइट है, इस हाइट की जो वैल्यू है ये आप यहाँ पर भी रेडियस होगी, ये आपकी हाइट है कितनी 42 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या है पूरा पानी 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 भरा हुआ है, देखो भाई। अब इसमें क्या है, ये पूरा पानी 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 भरा हुआ है। क्या हुआ, इसके कंटेंट को एम्प्टी कर दिया गया है एक रेक्टेंगुलर टब में। अब देखो ये अपना ऐसा था एक सिलेंडर, ठीक है, बात तो समझ में आ ही गई होगी। इसमें क्या है पानी 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 पूरा भरा हुआ है। इसके बाद इसे क्या किया गया, एम्प्टी कर दिया गया एक रेक्टेंगुलर टब में, यानी कि एक ऐसा टब होगा, इसे आप 3D में इमेजिन करके देखना, टब ऐसा ही तो रहा होगा, हाँ कि नहीं, टब ऐसा रहा होगा, ठीक है, ऐसा कुछ टब होगा। अब क्या किया इसमें, इस टब की हमें लेंथ पता है, लेंथ 75 है, ठीक है, और जो ब्रेथ है वो 44 है, यानी कि ये जो है ये 44 है। अब हाइट कितनी है इसकी हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन वो पूछ रहा है कि वो हाइट कितनी होगी जितने टब में वो वाटर भर जाएगा। तो लेट से इस टब में h हाइट तक वाटर भर गया, इस हाइट तक वाटर भर गया पूरा, ठीक है, इसमें मैं पानी 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 आ गया। तो एक बात बताओ, इस सिलेंडर में और इस कॉमन है रेक्टेंगुलर जो टब है, इसमें एक चीज़ कॉमन है कि इसका पूरा पानी इसमें हमने डाल दिया। तो इसका मतलब बच्चों क्या होता है, कभी भी कोई भी चीज़ आपकी किसी में पूरी आ जाए, अब इतने में पूरा पानी भरा हुआ है, इसका मतलब क्या है, जो वॉल्यूम है वाटर का वो दोनों में सेम होगा कि नहीं होगा। यानी कि इसमें जो h हाइट तक पानी भरा हुआ है इसका वॉल्यूम और आपके पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम वो क्या होगा, इक्वल होगा, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ जो क्यूबाइड होगा ये, वो सेम हो जाएगा h हाइट तक, जितनी हाइट तक ये पानी भरा हुआ है। बात क्लियर है कि नहीं है। अब मैं ये पूरा फिगर हटा रहा हूँ, अब देखना ध्यान से।
तो हमने अभी क्या क्या देखा, आप ध्यान से समझना यहाँ पर सारी बातों को। मैंने क्या बोला कि जो भी आपका वॉल्यूम होगा सिलेंडर का, यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, 2πRH होता है कि नहीं होता है भाई, सॉरी πr²h होता है कि नहीं होता है। 2πRH तो आपका क्या होता है, CSA होता है, ठीक है। तो देखो πr²h यानी कि 22/7 पाई इंटू में r² यानी रेडियस कितनी थी, देखो सर्कल जो आपका सिलेंडर था उसकी रेडियस थी 30 सेंटीमीटर, यानी कि πr²। तो मैंने 30 को 2 बार इंटू में लिख दिया। इंटू में क्या है आपका h है, h मतलब कि 42, ठीक है। तो πr²h। अब ये इक्वल टू होगा, इसका वॉल्यूम मैंने क्या बोला था, इसका वॉल्यूम इक्वल होगा जो आपका रेक्टेंगुलर टब है उसके LBH के, यानी वॉल्यूम क्या होता है उसका क्यूबाइड का एक LBH, यानी कि 75 इंटू में 44 और इंटू में हाइट। मुझे लेट से मैंने क्या बोला था, आपका वाटर कितनी हाइट तक भरा हुआ है, h हाइट तक, तो हमने इसे मान लिया h है। अब देखो करना कुछ नहीं है, ये देखो 7 से कितने टाइम जाएगा, तो सबसे पहले ये आपका 7 से चला जाएगा, कहीं पे जा रहा है क्या, या 7 से चला जाएगा 6 टाइम, ठीक है। अब देखो 22 से जाएगा 2 टाइम, 22 2 जा, इसके बाद में आपका कहाँ जा सकता है, ये 2 से चला जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है। अब 3 से चला जाएगा कितने टाइम, 3 से जाएगा 25 टाइम, ठीक है। फिर जाएगा ये 5 से 5 टाइम, 5 से 6 टाइम, फिर जाएगा ये 5 से 6 टाइम। तो यहाँ से देखो सीधा अपना h निकल के कितना आ गया, 6 इंटू 6 आ गया कि नहीं आ गया। तो h इक्वल टू कितना आ गया, 36 मीटर, क्या है भाई, सेंटीमीटर है, सारी चीज़ें सेंटीमीटर में, ओके। तो एच अपना कितना आ गया, 36 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बस कैलकुलेशन तो कुछ भी नहीं थी और इसका बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फिर आप कोई भी फिगर से लेके कौन में पानी भराओ, कौन से लेके आप सिलेंडर में डालो, सिलेंडर से लेके क्यूबाइड में डालो, क्यूबाइड से लेके आप किसी और में डाल दो, आप प्रिज्म में डाल दो, ऐसा कैसा क्वेश्चन बना नहीं है, लेकिन फॉर्म तो हो ही सकता है ना कि प्रिज्म में डाल दिया हमने। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन्हें याद रखें और ध्यान रखें, ठीक है। तो फिलहाल आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया, अगर चीज़ समझ में आती है ना तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। इससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, फटाफट से देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई ज़्यादा बातें नहीं करते हैं क्वेश्चन के बीच में। देखो अब क्या है, हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें, एरिया ऑफ द फील्ड इन द शेप ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। एक आपका फील्ड है जिसका शेप क्या है, हेक्सागन के रूप में, तो देखेंगे ऐसी आपकी फील्ड होगी, ठीक है। रेगुलर हेक्सागन है तो ये सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। ये बात याद रखना, रेगुलर कोई भी चीज़ होती है उसका मतलब होता है कि वो अपने क्या है बेस्ट फॉर्म में है, और बेस्ट फॉर्म क्या होती है हेक्सागन की, कि उसकी सारी साइड्स इक्वल हो, ठीक है। यानी कि अगर ये साइड ए है तो ये भी ए होगी, 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 ठीक है। सारी साइड्स क्या हो गई, ए हो गई। अब क्या बोल रहा है, इस फील्ड का क्या है, एरिया हमें दे रखा है। तो हमेशा बच्चों याद रखना है कि रेगुलर हेक्सागन का एरिया होता है आपका 3√3/2 a²। याद रखेंगे, सिंपल सी बात है, क्या होता है 3√3/2 a², ठीक है, हमेशा याद रखना। अब हमसे क्या पूछा हुआ है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट ₹16.80 पर मीटर। अब ये एक बात बताओ, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जो आपकी होती है, फेंसिंग आप जैसे ये आपकी फील्ड है, फेंसिंग आप कहाँ करोगे, सारे पूरे यहाँ पे लेके, यहाँ से लेके पूरा अंदर तक आपने फेंसिंग कर डाली, कहाँ करोगे फेंसिंग, इसकी बाउंड्रीज़ पर, यानी कि इनकी जितनी भी साइड्स का एडिशन निकल के आएगा वहीं तो आप पूरी फेंसिंग करोगे। तो फेंसिंग की जो भी लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी, इसकी पूरी जो भी आपके पैरामीटर है, पैरामीटर ऑफ हेक्सागन के इक्वल, यानी कि हमें ए चाहिए। अब देखो एरिया में दे रखा है, यानी कि हमको 3√3/2 इंटू में a², इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, फटाफट से बोलो, वेरी गुड, 2400√3, ठीक है। अब ये √3 से क्या होगा, √3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से कितने टाइम चला जाएगा, 3 8 जा तो 800 आ जाएगा। इधर अब देखो a² कितना निकल के आ गया, 1600 आ गया। अब 1600 किसका स्क्वायर, तो 400 का, तो a कितना निकल के आ गया, 40 निकल के आ गया है ना, 400 नहीं 100 होता है 10 का स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया आपका a कितना आ गया 40, मीटर में या सेंटीमीटर में, तो मीटर में है। अब a अगर मेरा 40 आ गया तो इसका पैरामीटर कितना हो जाएगा, सारी साइड्स कितनी है, 6 साइड्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 6 साइड, तो पैरामीटर 6 इंटू में 40, यानी कितना निकल के आ गया 240। अब हमें फेंसिंग निकालनी है, फेंसिंग अगर 1 मीटर में 16 रुपीज़ लग रहे हैं तो 240 मीटर में कितने लगेंगे, तो इसमें इंटू हम 16.80 और कर देंगे, इंटू में 16.80। अब देखो ये कितना आ जाएगा, इसका मतलब 16.80, 16.8 इंटू में 240, तो पॉइंट तो चला जाएगा, ये बचेगा आपका 168 इंटू 24, 168 इंटू में आपका कितना बचेगा, ये 24, यानी ये कितना आ जाएगा, अब ये आ जाएगा आपका 8 और 32, यानी लास्ट में तो 2 आएगा, यूनिट डिजिट अपना 2 आएगा। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट अपना 2 यूनिट डिजिट का ओनली एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 4032, तो आप ये ऑप्शन नंबर 1 ऐसे भी लगा सकते हो, नहीं तो आपको पूरा इंटू करने का मन है तो ये मत करना पेपर में, ठीक है। अगर आपके सारे ऑप्शन में यूनिट डिजिट 2 दिया हो ना, फिर आप आगे जाके प्रोसीड कर सकते हो, क्लियर है। तो अपना यहाँ पर फिलहाल तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर दे दे, ठीक है।
कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ पे। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलो हाँ। अभी फॉर्मूला क्या करेंगे, नोट कर लेंगे फटाफट से। अगर जिन्हें नहीं आता था नोट कर लो अपनी कॉपी में। पेपर और आपका जो पेन है ना, ये आपका इस समय सबसे बड़ा हथियार है, ठीक है? तो इसी से आपको सारे युद्ध लड़ने हैं, तो इसे जाके नोट कर लिया करो चुपचाप, ठीक है? मतलब देखो क्या होता है ना कि आप जंग में जाने से पहले अपने हथियारों को तेज़ करते हो या नहीं करते हो? तो अपने हथियारों को तेज़ तभी होंगे ना, आप लिखोगे ही नहीं कभी। अपना मैंने देखा कुछ लोग स्क्रीनशॉट लेके बैठ जाते हैं। भैया स्क्रीनशॉट ले लिया तुमने, ठीक है, लेकिन पेपर में जाके क्या तुम्हें स्क्रीनशॉट की सारी चीज़ें याद आ जाएंगी? इतने ज़्यादा हम लोग इंटेलिजेंट होते तो किस लिए यहाँ पे बैठे होते हैं भाई? तो समझो बात को। माइंड उतनी चीज़ें ग्रेस्प करता है तो उसे वही चीज़ें ग्रेस्प करने दो, जैसे वोकैब हो गई, जीके हो गई, वही काफ़ी है, ठीक है? मैथमेटिक्स में ये फंडा मत अपनाओ रटने का, क्लियर है? खैर, इसलिए मैं सारी चीज़ें समझा देता हूँ। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा मैं क्या है भावनाओं में बह जाता हूँ। खैर देखो, अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे ध्यान से। डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज़ ए प्लस बी यूनिट्स, ठीक है? एक हमें स्क्वायर दे रखा है, लेट से हमारा ये एक स्क्वायर है। ये स्क्वायर का नाम क्या है? ए स्क्वायर है ये, ठीक है? क्या बोल रखा है? स्क्वायर ए है। इसका जो डायगोनल है वो ए प्लस बी यूनिट्स है, यानी कि ये जो है ना डायगोनल, इसका डायगोनल है ये ए प्लस बी, ठीक है? अब क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ स्क्वायर बी हुज एरिया इज़ ट्वाइस द एरिया ऑफ बी। ओके, अब एक और स्क्वायर है जिसका एरिया क्या है, इसका डबल है, यानी कि हमें इसका डायगोनल कितना पता है? ए प्लस बी पता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर डायगोनल ए प्लस बी है तो इसकी साइड्स कितनी रही होंगी? तो हमेशा याद रखना, जैसे लेट्स से अगर मेरी ये साइड एक्स है, इस स्क्वायर की सारी साइड्स क्या है? एक्स है। और स्क्वायर में क्या होता है, हर कॉर्नर पे आपका एंगल 90 डिग्री का बनता है। इसका मतलब ये जो डायगोनल होता है ना, इसकी वैल्यू होती है, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर हमेशा याद रखना इक्वल टू होता है साइड साइड इंटू रूट टू, ठीक है? साइड इंटू रूट टू होता है। अब आपको नहीं हो रहा भरोसा तो ये क्या करोगे, आप इसका पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे इन तीनों में। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे मतलब लगाओगे, आई बात समझ में? साइड आपकी यहाँ पर एक्स है, लगा के देखना फ़ायदा। यहाँ से मेरी साइड क्या निकल के आ जाएगी? ए प्लस बी अपॉन रूट टू, यानी ये जो स्क्वायर है ना ए वाला, इसका जो मेरा एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? अगर मैं एरिया की बात करूँ, ठीक है, एरिया की बात कर रहा हूँ, यहाँ से देखो एरिया हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन टू, आगे नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन टू, ये हो जाएगा अपना एरिया। क्लियर है बात समझ में आ गई? चलो अब देखो भैया, अब आगे की बात क्या है, अब इसका जो एरिया आया है ना, इससे जस्ट इस एरिया से डबल एरिया है इस वाले स्क्वायर का। तो अब दूसरे कलर से बात करेंगे दूसरे स्क्वायर की। तो देखो, अब अपना ये स्क्वायर की बात तो हो गई ख़त्म यहाँ तक, ठीक? अब देखो, अब लेट से मेरा ये एक और स्क्वायर आया, इसका जो एरिया है पिछले वाले स्क्वायर से डबल है। इसका मतलब इस स्क्वायर का एरिया, अब इस स्क्वायर का एरिया कितना है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन टू है। तो इस स्क्वायर का एरिया कितना, लेट से अपना स्क्वायर कौन सा बताया गया इन्होंने? हाँ जी, बी है। तो ये स्क्वायर है अपना बी, और इसका एरिया कितना है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर अकेला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ कि नहीं? वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है? इसका ये एरिया हो गया। तो एक बात बताओ, अब जिस स्क्वायर का एरिया हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसकी साइड्स क्या होंगी? फटाफट से बता दो मुझे, साइड्स क्या हो जाएंगी भाई? तो इसकी साइड हो जाएंगी आपकी ए प्लस बी, हो क्या? हाँ कि नहीं? यानी कि मेरी ये जो साइड्स हैं ये निकल के आ गई ए प्लस बी, ये साइड निकल के आ गई ए प्लस बी। अब क्या बोला जा रहा है कि इस स्क्वायर के डायगोनल के ऊपर एक और स्क्वायर बनाया गया। अच्छा जी, अब इस स्क्वायर का ये जो डायगोनल है ना, बात को समझ रहे हो? बात की अब गहराई को समझते जाएं बिल्कुल ध्यान से। अब देखो, अब अगर मैं बोलूँ कि ये क्या है डायगोनल को, आपका ये क्या है डायगोनल है, ठीक है? अब इस वाले स्क्वायर में आपकी साइड्स कितनी है? ए प्लस बी है, ए प्लस बी है, यानी कि इसका डायगोनल कितना हो जाएगा? मैंने बताया था साइड इंटू रूट टू होता है ना डायगोनल की वैल्यू, साइड इंटू रूट टू, ध्यान है सबको? तो ये कितना हो जाएगा आपका? ए प्लस बी रूट टू हो जाएगा डायगोनल। ये हो जाएगा, ब्लैक कलर से लिख रहा हूँ मैं इसको, ध्यान से देखना, ए प्लस बी और आपका इनटू में क्या है इसके? रूट टू है, ठीक है? ये अब इस डायगोनल से क्या किया गया है कि स्क्वायर बनाया गया। तो लेट से अपना ये स्क्वायर बनाए, यहाँ पर आप नोट कर लो पॉज करके, ठीक है? क्या होगा, आप चीज़ों के ऊपर आपकी लाइंस आती जाएंगी, नहीं तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। देखो अब क्या है, ये एक मैंने स्क्वायर बनाया, ठीक है? ये स्क्वायर बनाया इसके डायगोनल पे, तो इस स्क्वायर की जो साइड्स होंगी वो कितनी हो जाएंगी सारी? ए प्लस बी इंटू रूट टू, ए प्लस बी इंटू रूट टू, हाँ कि नहीं? ए प्लस बी और इंटू में रूट टू, यानी कि अब जो नया वाला स्क्वायर बन के आया है उसकी साइड कितनी है? ए प्लस बी रूट टू। अगर मैं अब इस स्क्वायर की एरिया निकालना चाहूँ, अब मैं इस स्क्वायर का एरिया निकालूंगा, तो अब ये सारी चीज़ें हटा रहा हूँ, बस ये वाला स्क्वायर दिखाता हूँ। देखो अब मेरा क्या बनना, बच्चों ध्यान से देखना, अब मेरा क्या है, अब मैं
ऐसा स्क्वायर मेरा बना हुआ है कि ये तो था वो बी वाला स्क्वायर, इसके डायगोनल पे मैंने बनाया एक और स्क्वायर, ये मेरा स्क्वायर बना है। इस स्क्वायर की मैंने आपको साइड्स दिखाई थी, कितनी है, ए प्लस बी रूट टू है। तो एक बात बताओ, अगर साइड मेरी ए प्लस बी रूट टू में रूट टू है सारी, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ए प्लस बी रूट टू का होल स्क्वायर की नहीं, आगे नहीं, ये क्या स्क्वायर है, यानी कि इसकी सारी साइड्स कितनी है, ए प्लस बी इंटू में रूट टू है। ये बात तो पता ही होगी सबको, ए प्लस बी इंटू में रूट टू, ए प्लस बी इंटू में रूट टू, सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं स्क्वायर की। तो ये भी ए प्लस बी इंटू में रूट टू, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, या फिर आगे बोल दो रूट टू ए प्लस बी, इसका क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर। हाँ कि नहीं, बोलो हाँ। तो अब क्या करता हूँ, दूसरा कलर लेके दिखा देता हूँ, देखो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी का स्क्वायर, और टू का रूट टू का होल स्क्वायर यानी टू। तो टू इंटू में ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस अपने स्क्वायर का एरिया हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल इसमें टेंशन नहीं लेनी, आपको ये फिगर ना माइंड में बनाना था, पहला वाला फिगर, वहाँ से आप निकाल लेते अपना फटाफट से क्या, तो एरिया निकाल लेते, फिर उसका एरिया का स्क्वायर सीधा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हम इसका देख लेते कि इसकी साइड्स हो जाएंगी ए प्लस बी। तो इतना टफ भी नहीं है, बस आपको अपनी चीज़ों को ना बस अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि साइड इंटू में रूट टू होता है डायगनल, और वो कैसे निकलता है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो जब आप इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस कर लोगे ना, समझ लोगे कैसे निकाला हुआ है, जब तक आप उसकी बार बार प्रूफ करोगे ना कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे निकलती है, तो आपको इंस्टेंटली याद हो जाएगा। आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल का कुछ बच्चे कहते हैं मुझे फॉर्मूला याद नहीं हो रहा सर उसके एरिया का, तो आप उसका ना एरिया निकालने की कोशिश करो खुद से कि वो फॉर्मूला बना कैसे, अपना जो बेसिक एरिया का फॉर्मूला है उससे निकालो, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता था। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। ये रहेगा मेंसुरेशन का पार्ट 2 में हम और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो बताना आज का सेशन कैसा लगा, सारी चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। एंड यहीं पे हमने सेशन को क्या करेंगे, एंड करेंगे। और हाँ, अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करके बताना कैसा लगा है। लाइक कर देना, शेयर करना इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करके बताना कैसा लगा है आपको। एंड चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लेना, ठीक है, सो दैट आपको और भी अच्छे अच्छे हम ऐसे सेशंस लेके आते रहें, और भी आपकी बहुत सारी चीज़ें अच्छी आने वाली हैं। सो डोंट वरी, टेक केयर, बाय बाय, एंड हेल्दी रहें, कोविड-19 से अपने आप को सेफ रखें, है ना, और अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें। जैसे अभी कोविड-19 का टाइम चल रहा है ना, तो इसमें क्या करना है आपको, आप आई होप कि घर पे हो, हेल्दी हो, एंड क्या करना है आपको, अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखना है, अपना भी ध्यान रखना है, अपने आस-पास वालों का भी ध्यान रखना है। तो पेरेंट्स का आप थोड़ा सहयोग करें, उनके काम में थोड़ा ध्यान बटाएं, क्योंकि क्या होता है, वैसे तो क्या करते थे आप लोग, थोड़े फ्रेंड्स के साथ भी घूमने चले जाते हो, कुछ तो कर ही लेते हो ना इधर-उधर। तो अभी आपको टाइम मिला है, फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करें, पढ़ाई भी करें अपने आराम से, ठीक है, माइंड को फ्रेश रखें। चलो भाई, यहीं पे मैं क्या करता हूँ, विदा लेता हूँ, बाय बाय।